प्रदेश में कोरोना जैसे जैसे बढ़ रहा है, चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। इस संकट काल में हर समाज, हर धर्म के लोगों ने जैसे पहले साथ मिलकर मुकाबला किया था, वैसे ही अब भी दरकार है। ये दौर राजनीति के लिए भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। आरोप प्रत्यारोप, छींटाकशी बहुत हुई। अब जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर बढ़ रही है, राजनीतिक दिग्गजों को भी साथ बैठने की आवश्यकता है। वैसे तो ये राजनीति का भी संक्रमण काल चल रहा है, लेकिन बुरे वक्त में राजनीति का सकारात्मक पक्ष भी सामने आया। शुरुआत संस्कारधानी जबलपुर से हुई। पहले कांग्रेस सांसद विवेक तनखा का वो ट्वीट देखते हैं जिसने राजनीति को आईना दिखाया है। छत्तीसगढ़ से जबलपुर के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकता है। मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मदद की बात की। उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि मध्य प्रदेश शासन की तरफ से पहल होगी तो वह जबलपुर वासियों की मदद प्राथमिकता से करेंगे। रोजाना 28 टन ऑक्सीजन की जबलपुर को आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की कि जब मुझे अधिकारियों ने बताया कि वहीं से मिल सकता है, और उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे पता है तनखा साहब इस वक्त बहुत बुरी हालत है सब जगह, मगर क्योंकि जबलपुर से मैं भी प्रेम करता हूँ, मैं आपका प्रेम जबलपुर के लिए जानता हूँ, मैं पूरा प्रयास करूंगा ऑक्सीजन दिलवाने का छत्तीसगढ़ से, मगर उसमें स्टेट की तरफ से पहल होनी चाहिए। राज्य सरकार जबलपुर समेत दूसरे जिलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बढ़ा रही है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि डिमांड और पूर्ति का अंतर अभी बना हुआ है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दिल दिखाया। बंसल न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने अपनी जरूरत के बाद बची ऑक्सीजन अपने पड़ोसियों को देने की बात कही। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की उपलब्धता हमारे छत्तीसगढ़ में है और हमारे पास पर्याप्त है। तो हमारे यहाँ हमने वैसे भी कहा कि 80% ऑक्सीजन हमारे यहाँ रख के पड़ोसी राज्यों में अन्य भी जहाँ जरूरत है वहाँ दिया जा सकता है, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारे छत्तीसगढ़ की है। अपनों की फिक्र के साथ दूसरों की मदद करने की हमारे देश की परंपरा रही है। बंसल न्यूज ने जबलपुर कोरोना प्रभारी अरविंद भदौरिया से छत्तीसगढ़ के रुख पर बात की। उनका जवाब बेहद सकारात्मक आया। हमको भिलाई से हमको बड़े मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होने वाली है, तो सरकार दृढ़ संकल्पित होके विवेक जी का लेके, माननीय कमलनाथ जी से कल मैंने फोन से बातचीत, कल मैं छिंदवाड़ा था 2 दिन, तो उनसे भी मैंने निवेदन किया। तो इस सब संकट में हम सब लोग मिलजुल कर इसका निदान करेंगे, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में दुनिया भर का एक महामारी का संकट है। तो मैं विवेक जी की पहल का अंतर हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद भी देता हूँ। महामारी में हर उस सुविधा के लिए जिससे जिंदगी सुरक्षित हो, जनता सरकार और अपने जनप्रतिनिधियों की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रही है। सरकार अपने स्तर पर व्यवस्थाएं बना रही है, लेकिन सिस्टम के कारण खामियां भी रह सकती हैं। पर बदलते महामारी के स्वरूप के साथ जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने वैक्सीन लग रही है, वैसे ही संकट काल में दलगत राजनीति को छोड़ मानव जाति को बचाने सबको कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होने की जरूरत है। और इसकी दरकार भी है, क्योंकि राजनीति तभी जिंदा रहेगी जब जनता रहेगी। कोरोना में राजनेताओं के लिए यही सबसे बड़ी परीक्षा है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है राजनीति का कोरोना इम्तिहान। निश्चित तौर पर इम्तिहान तो जिंदगी में चलते ही रहते हैं, और जैसा हमने किताबों में पढ़ा था कभी कि स्पेनिश फ्लू नाम का एक संकट, पैंडेमिक, वो भी एक विश्वव्यापी महामारी थी, और वो सबसे पहले पहुंची थी पानी के जहाज़ के साथ मुंबई, और उसमें कुछ सैनिक मृत पाए गए थे और कुछ सर्दी जुकाम जैसे ही लक्षणों से पीड़ित थे। उस संकट से भी हम जूझे, 100 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, और अब फिर एक पैंडेमिक का सामना हम कर रहे हैं। लेकिन इम्तिहान सिर्फ प्रकृति, नेचर, बीमारी, महामारी ही नहीं लेते हैं। इम्तिहान ज़िंदगी में तब भी हमारा हमेशा होता है जब मुश्किलें आ पड़ती हैं, परेशानी हमारे पास आ पड़ती है, और उस परेशानी पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। राजनीति का भी इम्तिहान तब होता है जब चुनाव होते हैं, जब मुश्किलें इतनी बढ़ जाती हैं कि जहां विपक्ष के पास ये मौका होता है कि भले ही मसला हो ना हो, लेकिन वो सरकार पर, सत्तारूढ़ दल पर, चाहे राज्य हो या केंद्र हो, वो निशाना साध सकता है। लेकिन एक मौका वो भी रहता है कि जब आप ये कहते हैं कि ये मौका राजनीतिक निहितार्थों को साधने का नहीं है। जैसे युद्ध काल होता है, युद्ध के समय सब मिलकर एक साथ कहते हैं कि नहीं, इस समय देश की हिफाजत, देश की रक्षा हमारा मुख्य ध्येय है। अभी कोरोना को लेकर
हमारे पास जो खबरें आ रही थीं वो थोड़ा मन को निराश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस पर राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी, आपने क्या किया, आपके समय क्या था, इसका तो आपको ज़्यादा आपके ठीक रहा, आपके सर फोड़ना चाहिए। लेकिन इसी बीच में कुछ अच्छी खबरें भी आईं जो ये बताती हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो देश का दिल तो है ही, लेकिन जहाँ राजनीति का सौहार्द और राजनीति की रवानी भी कायम है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, ग्वालियर से, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता, प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल, उनका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। रजनीश जी, आज एक दार्शनिक अवधारणा की अपेक्षा आपसे और अब्बास हफीज साहब से रहेगी। मन जब बड़ा होता है तो उस बड़े मन का आनंद हम सब ने उठाया ही उठाया होगा। हम में से कौन है जो इससे वंचित रहा होगा? किसी की मदद करने का सुख, किसी की लाख आलोचना और निंदा के बाद भी ये कहने का कि जाओ यार तुम्हारा मूड ठीक नहीं होगा, कोई बात नहीं यार, बड़े मन, अरे वो दिल का हीरा आदमी है यार, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब्बास हफीज़ साहब ने आज क्या कह दिया या अब्बास हफीज़ ये सोचें कि रजनीश जी ने क्या कह दिया। ये सब प्रेमचंद की कहानियों में तो खूब पढ़ा है, लेकिन जब ज़िंदगी की गलियों में और निर्मम गलियों में हम उतरते हैं तो यही सीखते हैं कि नहीं भैया, जीत के आना ही सबसे बड़ा नियम है। बहरहाल, इन सबसे ऊपर रजनीश अग्रवाल एक युवा नेता जिनसे बहुत उम्मीदें हैं भविष्य की, किस तरह देखते हैं सौहार्द की राजनीति, मदद की राजनीति, मित्रता की राजनीति? जी देखिए, जो आपने कहा कि संकट के समय मित्र की पहचान होती है, निश्चित तौर पर संवेदना के साथ में राजनीति की भी पहचान इसी समय होने को है। राजनेता क्या कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी भूमिका क्या है, समाज आकलन कर रहा है। हो सकता है भावनात्मक रूप से वो कुछ अच्छा बोल रहा हो, कुछ बुरा बोल रहा हो, कुछ कह पा रहा हो, कुछ नहीं कह पा रहा हो, लेकिन सबका आकलन कर रहा है क्योंकि संकट गहरा है, भीषण है और इसकी अपेक्षा किसी ने नहीं की थी कि इतना भीषण हो जाएगा। सब मान रहे थे, अनुमान लगा रहे थे, इसलिए साल भर पहले भी लंबा लॉकडाउन लगा, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं, प्रबंध खड़े किए गए। अपने पास में तो इतने संसाधन भी नहीं थे, पीपीई किट से लेकर जांच लैब तक किट, तमाम प्रकार के हम और आप बात कर सकते हैं। लेकिन संकट जब सामने खड़ा हो गया तो मैं तो थोड़ा सा अलग प्रकार का उदाहरण हो जाएगा कि जानवर भी एक घाट पर आ जाते हैं, तो हम सब सभ्य समाज के नाते क्यों एक साथ मदद करने के लिए खड़े नहीं हुए? बिल्कुल खड़े होने चाहिए। कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, खड़े होकर दिखा रहे हैं, चाहे वो राजनीति में हो या ना हो, समाज के नाते उनकी अपनी जो भूमिका है उसका निर्वहन कर रहे हैं, वो अधिकारी शासन के हो ना हो। जो गंदगी फैला रहे हैं वो भी सबके सामने है, चाहे वो कालाबाजारी करके कर रहे हो, चाहे वो तमाम प्रकार से हीला हवाली करके, लापरवाही करके कर रहे हो, वो भी अपने आप को उजागर कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं और मैं फिर अभी कहूंगा कि जब अंग्रेजों से हम लड़ रहे थे, ये देश लड़ रहा था, उस समय भी, उस भीषण काल में भी अंग्रेजों से लड़ते हुए 1920-1930 के बीच का पूरा डिकेड आप देखें तो तब भी हम समाज में सकारात्मक भाव से सुधार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, रचनात्मक काम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उस समय जो संकट थे, उस समय जो बुराइयां थी, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, राजा राम मोहन राय हो, ऐसे सैकड़ों नाम हो सकते हैं। 10-15 साल हमने अपनी समाज की कुरीतियों को दूर करने में उन महापुरुषों ने लगाई है, जबकि अंग्रेजों के साथ में हमारी बराबर से क्रांतिकारी धारा भी और अहिंसावादी राजनीति भी अंग्रेजों से लड़ रही थी। आज का समय भी ठीक वैसा ही है। हम सवाल सब पर खड़े कर सकते हैं, मेरे पास भी ढेरों सवाल हैं, भले ही मैं सत्तारूढ़ पार्टी का पदाधिकारी क्यों ना हूं। किसी के लिए भी मेरे लिए सवाल होंगे, किसी के पास भी वो मेरे पास 100 होंगे तो उसके पास में 1000 हो सकते हैं हमसे पूछने के लिए, लेकिन सवालों से अभी समाधान नहीं होगा ना। अभी समाधान होगा मदद करने से, अभी समाधान होगा सहयोग करने से, अभी समाधान होगा उस सहयोग की भावना को बढ़ाने से। अरे अभी तो जो हाल है, कुछ हजारों में संक्रमित हैं, 7.5-8 करोड़ लोगों में, कुछ हजारों में। उन जो बचे हुए 7 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं संक्रमण से, ये भी चुनौती है। वो मास्क, जो एक मीडिया इंस्टीट्यूट कहता है कि 67% लोग ठीक से मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम कुछ कर सकते हैं क्या इसके लिए? हम कुछ ना करें, केवल उनको बचा लें?
हम नहीं कर सकते वेंटिलेटर की सुविधा या ऑक्सीजन की या रेमडेसिविर इंजेक्शन की, लेकिन हम मास्क तो लगवा सकते हैं ना जी, कि उस पर भी बहस करेंगे कि नहीं तूने क्यों नहीं लगाया, मैंने क्यों नहीं लगाया, इसने क्यों नहीं लगाया, उसने। अरे आपका जीवन आपके हाथ में है, उसकी गारंटी दूसरे के हाथों में क्यों सौंपते हो? हम कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में तमाम उपाय, अरे वो राजनेता रैली कर रहा है, अरे भाई मैं क्या कर रहा हूं मेरी जान के लिए जी, राजनेता रैली कर रहा होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? और ये हम एक दूसरे पर खूब ठीकरा फोड़ सकते हैं। मैं भी तमाम प्रकार की रैलियों का किस्सा सुना सकता हूँ, तमाम प्रकार के दूसरे के इनने क्या किया, हमने क्या किया। मुझे लगता है लेकिन ये सकारात्मक दृष्टिकोण तो नहीं है। अगर आपका भाव यही है पूछने का, तो मुझे लगता है कि इस भाव के साथ में हमें आज संकट के समय प्रस्तुत होना पड़ेगा। निश्चित तौर पर, और जो चुनौतियां हैं और जो मजबूरियां हैं वो भी सबके सामने हैं, और उनसे भी अभी कुछ देर पहले हमारी भूपेश बघेल जी से बात हुई, और ये हमें भी अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि 5 राज्यों के चुनाव में उन्होंने भी बड़ी बड़ी रैलियां की, लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि कोरोना का संकट है। उन्होंने ये कह के उस मजबूरी की तरफ भी इशारा किया, जो मजबूरी हमारे सामने होती है। एक संवैधानिक बाध्यता भी होती है कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव तय किए हैं और वहाँ आपको जाना है, लेकिन आप इसका एहसास करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। इससे नज़र बचाकर निकल जाएं, ये भी उचित नहीं है। अब्बास हफीज साहब। जी साहब। जी सूरज जी, सबसे पहले तो मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ रजनीश जी का जो गुस्सा है या कहने चिंता है, एक आम व्यक्ति की जो होनी चाहिए वो है। उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं, सरकार उनकी केंद्र में भी है, राज्य में भी है। संकट को भी मैं समझ सकता हूँ कितना ज्यादा होगा, प्रेशर भी समझ सकता हूँ कितना ज्यादा होगा। वो भी 1 साल के बाद अगर इंफ्रा पे हमने कहीं मेहनत नहीं करी है, बहुत कुछ हम कर सकते थे, नहीं कर पाए, लेकिन हाँ अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि हम क्या नहीं कर पाए। भाई 1 साल मिला था, उसमें हमने वक्त को जाया कर दिया, ये आज चर्चा का विषय नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं मानता हूँ बात को, लेकिन आगे का रोड मैप हमारे लिए सामने है कि आत्मनिर्भर जनता नहीं रह सकती। जनता को सरकार का साथ बहुत ज्यादा चाहिए होगा, जैसे सरकार को जनता का चाहिए। कि हमें बहुत जल्दी किस तरह से हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करनी होगी, टेम्पररी बेड्स की व्यवस्था करनी होगी, कह देने से नहीं होगा, क्योंकि जनता त्राहिमाम के हालात में है। आप भी भोपाल में है, रजनीश जी भी भोपाल में है, कोई इंदौर से है, कोई कहीं से है, और हर व्यक्ति अपने शहर को जलता हुआ देख रहा है, आज अपनों को खोता हुआ देख रहा है। तो ऐसे हालात में मैं मानता हूँ सबको एक साथ आना पड़ेगा, लेकिन बहुत सी चीजें जैसे ऑक्सीजन की कमी हर तरफ हो रही है, सरकार का ये कह देना कि कमी नहीं है, इसे कबूलना चाहिए, क्योंकि उसके लिए फिर समाधान निकाल सकते हैं आगे, और उससे जनता को हम बचा सकते हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए जाएं इस तरह के हर जिले के एतबार से, कि जिससे कि जिसको ऑक्सीजन, जैसे रेमडेसिविर का किया, जिसको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। आपके पास भी शरद जी बहुत से फोन आए होंगे पिछले कुछ दिनों में, रजनीश जी के पास भी आए होंगे, मेरे पास भी आए, तमाम लोगों के पास आ रहे हैं, लेकिन हम लोग सब हाथ खड़े करने में मजबूर हो जाते हैं कि हम एक बिस्तर का इंतजाम भी अस्पतालों में आज नहीं करा पा रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं, किसी के भी फोन लगाएं, कोई भी फोन लगाए, कोई खुद चला जाए, लेकिन जब बिस्तर नहीं होंगे तो क्या होगा। तो आज सबसे बड़ी चीज है कि सबको मिलकर या तो सर्वदलीय बैठक के अंदर कोई निर्णय हो इस तरह का, या कुछ भी हो ऐसा जिससे कि जनता की परेशानी को दूर करा जा सके, और ये सकारात्मक चर्चा से इसके हल निकलेंगे। लेकिन ये कह देना कि ये नहीं है परेशानी, तो इससे इस रवैये से हमको हटना होगा कि हाँ परेशानी है, ऑक्सीजन की कमी है तो है, उसका समाधान क्या है, बिस्तरों की कमी है तो है, उसका समाधान क्या है। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद इससे बड़ी बड़ी परेशानियों को हमने हराया है, और उसके साथ हम एक साथ मिलकर इसको भी हराने को तत्पर हैं। इससे पहले महाराष्ट्र से आई ऑक्सीजन, महाराष्ट्र से आई, तब भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो ये एक देश है, और इसके अंदर कोई सरकारें कहीं और किसकी होंगी इससे फर्क नहीं पड़ता है, और ये होना भी नहीं चाहिए। तो हम सबको मिलकर लड़ना है, लेकिन मैं फिर कहूंगा समाधान तब निकलेगा जब सरकार अपनी नाकामी कहीं ना कहीं कबूल करेगी और विपक्ष भी उसके साथ मिलकर उस काम के अंदर आगे बढ़ेगा। आप बच नहीं सकती किसी चीज से, क्योंकि हमें जनता को बचाना है। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत बड़ा है, और संगठनात्मक और पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पे भी बहुत बड़ा है। क्या हम में से कोई भी, चाहे वो मैं हूँ या मेरे साथ बैठे मेहमान हों, क्या हम अपनी कमज़ोरी स्वीकारते हैं और उसके लिए किसी सार्वजनिक मंच को चुनते हैं और खम ठोक कर ये कहते हैं कि यहाँ मैं कमज़ोर हूँ? चाहे वो पिछली कांग्रेस की सरकार हो, क्या उसके मुखिया या उसके कर्णधार ये कहेंगे कि 14 महीने में हमसे कुछ गलतियाँ हुई और वो गलतियाँ ये हैं? अगर ये परंपरा ही लोकतंत्र में पड़ जाए तो बिल्कुल अपेक्षा की जा सकती है कि पिछली सरकार ने 4 फ्रंट पर यह माना
कि हमसे ये बड़ी त्रुटियां हुई, अब अगली सरकार एक दो फ्रंट पर ये कह दे या अपना टेन्योर पूरा करने पर एक समग्र मूल्यांकन कर ले, ये बड़ा सवाल है। पहली सी मोहब्बत न मांग, ये मिसरा तो ना हो जाए, ये मिसाल तो ना हो जाए। डॉक्टर सत्य प्रकाश, आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है इस सवाल में ना अटकने के बजाय हम ये देखें कि आखिर परंपरा क्या रही है। मैं याद करता हूँ इंदौर के विकास को 90 के दशक में, और उस समय मैं पत्रकारिता में आरंभ मेरा नहीं हुआ था, लेकिन मैं अखबार बड़ी रुचि से पढ़ने लगा था, और उस समय जो मैं खबरें पढ़ता था तो उसमें एक जोड़ी की बड़ी चर्चा होती थी, और उस जोड़ी में दो नाम थे, दिग्विजय सिंह जी और कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर के महापौर और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री। और चर्चा ये होती थी कि 93 से लेकर 98 तक, और उसके बाद भी जब तक कैलाश जी महापौर रहे, ये माना गया कि मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से सबसे ज़्यादा इमदाद और मदद लेने वाले बीजेपी के महापौर या मध्य प्रदेश के महापौर में कैलाश जी अव्वल हैं। ये बताता है कि विकास पर कहीं कोई बंदिश नहीं है। आप पूरे बड़े परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? जी जी। शरद जी, सबसे पहले तो मैं, आपने इस डिबेट की जो शुरुआत की है वो स्पेनिश फ्लू से की जी। यानी आज जो समस्या है बहुत गहरी है, कहीं ना कहीं उसको आपने उससे लिंक किया, क्योंकि स्पेनिश फ्लू 1918 से लेकर 1920 तक चला और उसमें 5 करोड़ लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई। आज भी हम ऐसे ही डरावने माहौल में जा रहे हैं। आपके यहाँ आपके चैनल के माध्यम से आपने विवेक तनखा जी का जो ट्वीट और उनका जो वाइट सुनवाया, सीएम भूपेश बघेल का सुनवाया, वाकई यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, ये सवाल इसका नहीं बचा है। सवाल तो आम जनता को जिम्मेदारी उठाने का बचा है। जब तक आम जनता इस चीज की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी कि हमको इस लड़ाई से, इस मुसीबत से सबको एक साथ मिलकर लड़ना है, फिर राजनीति की तो बात बनती है, वो तो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी तो पहले बनती है। आपने अरविंद भदौरिया जी का भी जो वाइट सुनवाया, वाकई उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव, बहुत अच्छा जेस्चर शो किया, बात कही है। उन्होंने उनका स्वागत किया, स्वागत योग्य बात कही है। एक बात, दूसरा चीज, आज जो समस्या है उसके लिए हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह जी ने ये बात कही है कि ये बात केवल सरकार के हाथ की नहीं है कि सरकार अकेले इस लड़ाई को लड़ लेगी जी। हर एक आम पब्लिक की लड़ाई है, और जब हम ह्यूमैनिटी को बचाने की बात करते हैं तो राजनेताओं को एक साथ एक जगह तो आना ही पड़ेगा। जैसा हफीज जी ने कहा, रजनीश जी ने कहा कि सबको भाषा, अपने शब्द अलग अलग हो सकते हैं, पर बात सभी की एक ही है कि हम सबको एक होकर इस लड़ाई से कैसे निपटना है, इसको में कैसे जीत हासिल करनी है। समस्या ये है। अब आपने कैलाश जी का और दिग्विजय सिंह जी का जो उदाहरण दिया है, वाकई ये उदाहरण डेवलपमेंट के रूप में है, लेकिन आज इस उदाहरण को चरितार्थ करने की हर पॉलिटिकल लीडर को आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो। जब हमारी मतभेद, मनभेद या आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस होते हैं वो चुनाव के समय में होते हैं। आज हम चुनाव के मोड में नहीं है, आज हम मुसीबत के मोड में। जब हम ऐसे मोड में होते हैं तो हमें अपनी आइडियोलॉजी को एक साइड रखकर केवल एक आइडियोलॉजी, मानवता को बचाने की, मानवता की सर्विस की, मानवता को कैसे हम संजो कर रख सकते हैं, सिर्फ इस आइडियोलॉजी पर हर पॉलिटिकल पार्टी और हर पॉलिटिकल लीडर को काम करना है। और ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक उदाहरण विवेक तनखा जी ने प्रस्तुत किया है, और जिसके लिए तुरंत भूपेश बघेल जी ने भी सहमति जताई है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का बात कही है। मुख्य रूप से दो समस्या अपने प्रदेश में दिख रही हैं, एक तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है इसको बचाने का, वो ऑक्सीजन, बेड्स, आईसीयू, इन सब की बड़ी समस्या है। ऐसे में जब तक पूरी जनता, जैसे कि यहाँ इंडिपेंडेंस की बात की थी रजनीश जी ने कि लड़ाई हमने कैसे जीती, जब घर घर, व्यक्ति व्यक्ति। एक बड़े परिप्रेक्ष्य के सवाल के साथ मैं लौटूंगा आपकी तरफ, और यहाँ मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने 2005 में जब मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और 2014 तक यूपीए की सरकार रही।
यानी वहाँ कांग्रेस शासित यूपीए और मध्य प्रदेश में बीजेपी, और शिवराज जी ने बहुत बेहतर रिश्ते रखे केंद्र और राज्य के बीच में, अलग अलग सरकारों के बीच में। आपको याद होगा कि अमेरिका की एक पत्रिका ने अपनी लीड स्टोरी में तत्कालीन प्रधानमंत्री को अंडर अचीवर कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो मुझे जहाँ तक ध्यान है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में ये सिर्फ शिवराज जी थे जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसी एक दल का नहीं होता, वो पूरे देश का है। और मैं खारिज करता हूँ, बाहर की किसी पत्रिका को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे प्रधानमंत्री को क्षमता से कम प्रदर्शन करने वाला प्रधानमंत्री निरूपित करे। ये एक प्रोटोकॉल का शिष्टाचार भी है और एक प्रतिबद्धता भी है। आप इसमें ये परवाह नहीं करते कि केंद्रीय नेतृत्व तो बुरा मान जाएगा, मैंने बड़ी बात कह दी, पार्टी लाइन से हटकर तो नहीं हो जाएगी बात। रजनीश जी। बिल्कुल, ये इस देश की परंपरा है, मध्य प्रदेश की परंपरा भी है, सद्भाव की परंपरा है, मुसीबत के समय एक साथ आने की परंपरा है। और तो और राजनेताओं के परिवार में अगर कोई संकट आता है तो भी साथ में खड़े होने की परंपरा इस मध्य प्रदेश की है। और आज हो सकता है इलाज के तमाम उपाय प्रबंध करने की जिम्मेवारी सरकार की है। मैं फिर दोहराऊंगा, 7.5 करोड़ से जनता जो संक्रमित नहीं हुई है वो संक्रमित ना हो, उसके लिए हमारे प्रयास तो हो सकते हैं। इलाज करने की, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हों या सेमी गवर्नमेंट की हों, वो गवर्नमेंट को जिम्मेवारी निभानी है। राजनेताओं को, जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, उनको निभानी है। उसमें मदद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो जो संक्रमण ना फैले। तो 1,500 की अकेली राजधानी भोपाल से संख्या बढ़ रही है, और भी इससे ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। मैं इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं फिर दोहराऊंगा, अगर वो जिस तादाद से बढ़ती गई तो कोई संभाले, कोई व्यवस्था नहीं संभाल सकता। मैं कई बार कहता हूं, मैं फिर कहता हूं, साल भर में कई डिबेट में कहा, अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके पास में संसाधन हमसे बहुत 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 ज्यादा थे, लेकिन ढह गए केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने संयम मर्यादा का परिचय नहीं दिया। जो प्रोटोकॉल्स थे, जो गाइडलाइन थी, उनका पालन नहीं किया। हमसे तो ज्यादा समृद्ध देश हैं और तमाम प्रकार के संसाधन वहां हैं। वो जनसंख्या के आधार पर अनुपात में उनके यहाँ वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन की सुविधाएं, तमाम प्रकार की सुविधाएं, लेकिन अगर हम उल्लंघन करने पर उतारू, आज भी मुझे शर्म आती है मेरे समाज पर शर्म आती है कि आज भी हम मास्क प्रॉपर नहीं लगा रहे हैं। आज भी हम वो जो मर्यादाओं का पालन करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। हम रैली में नहीं हैं, हम भोपाल में भी हैं तो भी नहीं कर रहे हैं, करने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। मैं आपकी भावना से अपनी भावना भी जोड़ूंगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पेंडेमिक एक सामाजिक विषय भी है। हमारा तौर तरीका, हमारे जीने की पद्धति, हमारा आचार विचार, हमारे शादी ब्याह, हमारा जन्मदिन, हमारी उत्सव धर्मिता, हमारी मजबूरी धर्मिता, हमारा काम पर निरंतर जाना, ये सब इस रोग को बढ़ाता है। ये एक चुनौती है। बहरहाल अब्बास हफीज साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है। कुछ जैसा सीमा पर सीज फायर होता है दो देशों के बीच में, आलोचना रोकी ना जाए, लेकिन शायद ये किया जा सकता है कि हमने मुख्यमंत्री जी को बता दिया है कि क्या गलत हो रहा है, लेकिन 1, 2, 3, 4 महीने के लिए युद्ध विराम है। अभी हम पब्लिकली नहीं कोसेंगे किसी चीज को। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जी। आपकी राय जानना चाहूंगा इस पर बस। शरद जी, आपकी राय बहुत अच्छी राय है, आप निष्पक्ष व्यक्ति हैं, आपकी राय इस तरह के होगी ही, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की जो जवाबदेही है उसको सुनिश्चित करना, उसको ऊपर सवाल उठाना। क्योंकि जिस तरह से हमारे बड़े भाई रजनीश भाई बहुत ज्यादा मतलब उनको चिंता है, ये आज उनको ये देखना होगा कि उनकी सरकार ने भी 1 साल क्या कर दिया। 1 साल का मौका मिला था, अमेरिका का उदाहरण दिया इसलिए बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये वक्त एक साथ खड़े होने का है। अमेरिका का कि सरकार गिर गई, वहां की जनता ने उस सरकार को नकार दिया जिसने उसकी गलती उन्होंने मानी वहां पर, और 1 साल के बाद आज उनका इंफ्रा में तब्दीली है, परिवर्तन है, वो अपने सर्वाधिक लोगों को वैक्सीनेट कर और बचाने के अंदर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 1 साल के बाद भी उस हालात पे खड़े हैं तो हम साथ खड़े हैं इनके। इन्होंने जो कहा विधानसभा नहीं चलेगी, हमने कहा नहीं चलेगी।
हम इन्होंने कहा कि इस तरह से काम होगा, हमने कहा इस तरह से काम होगा। इन्होंने तालाबंदी कहा, हमने कहा तालाबंदी होगी। 1 साल के बाद ये मैनमेड डिजास्टर हो चुका है आज की तारीख में। तो सवाल खड़े करने होते हैं जवाबदेही मुकर्रर करने के लिए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे है, एक मंच पे है, सरकार जहां कहेगी सरकार से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, लेकिन सरकार की गलती को सामने बताना जरूरी हमारा कर्तव्य है। वो बहुत कम वक्त है मेरे पास। देखिए मैं केवल इतना बताना चाहूंगा, यही 22% जहां दर है संक्रमण की छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में भी यही राय कांग्रेस की होगी। मैं नहीं जाना चाहता था इस पे। यही राय महाराष्ट्र में जहां 57,000 58,000 पर डे आ रही है, वहां भी यही राय है, राजस्थान में भी यही राय है क्या? और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मैंने पहले भी कहा, कई बार कहा डिबेट में कि जो इंफ्रा की आप बात करो, मध्य प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम तेजी से साथ में हुआ है। बंगाल के अंदर कल 6 सभा प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री के साथ। चलिए बहुत धन्यवाद रजनीश जी, धन्यवाद अब्बास हफीज साहब, बहुत शुक्रिया। मैं कुछ और मसलों पर ज़रूर राय लेना चाह रहा था सबकी, लेकिन वक्त की बंदिश है। सत्य प्रकाश जी, आपके सामने भी एक बड़ा परिप्रेक्ष्य का सवाल लेकर आना चाहता था, लेकिन फिर कभी वक्त की कोई कमी या बंदिश में भी उलझना नहीं चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर वक्त आलोचना, निंदा ये चलेगा ही, ये हमारा स्वभाव भी है। और विपक्ष का तो धर्म है ये, वो अपने धर्म से अलग नहीं हो सकता। लेकिन जब संकट का समय हो तो ये चीज़ें हमारे ईमान को बड़ा पुख्ता करती हैं, मानवता पर हमारे भरोसे को बहुत मजबूत करती हैं कि इस समय नहीं, कुछ क्षण के लिए हम भूल जाते हैं कि कौन पक्ष है और कौन विपक्ष है। कांग्रेस का विधायक भी, बीजेपी का विधायक भी कंधे से कंधा मिलाकर हॉस्पिटल में खड़ा है। कोई श्रेय लेने की होड़ नहीं है, मानवता की मदद करनी है। और अगर कांग्रेस बीजेपी ऐसे मसलों पर साथ खड़े हो जाएं जो राष्ट्र के सामने चुनौती के तौर पर हैं, जो राष्ट्र के सामने एक बड़े मसले के तौर पर हैं, तो सर कौन है जो, चाहे पेंडेमिक की क्या मजाल की, वो हमारी क्या हमें परेशान कर पाएगा? सोचिएगा ज़रूर इस पर। नमस्कार।